हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे ही खून की। अभी ऊपर आई बटन फ्लैश हुआ होगा। जिस वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह से लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से बॉडी में से खून निकालते थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वह वीडियो भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में तो हमने सिर्फ खून के साथ रिलेटेड एक ही पॉइंट डिस्कस किया था, पर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा ब्लड हमें क्या क्या चीज़ें बता सकता है। दोस्तों, किसी भी बीमार इंसान को एक नज़र में देख लेने से हम उसकी बीमारी के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। डॉक्टर्स अक्सर यह पता लगाने के लिए कि मरीज़ को क्या बीमारी है बायोमार्कर्स यूज़ करते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये बायोमार्कर्स क्या हैं। तो आसान भाषा में ये वो केमिकल्स होते हैं जिनके डिसबैलेंस से हम बीमारी का पता लगा सकते हैं, और इन्हें पता लगाने का सबसे आसान तरीका अपने ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करना है। पर कई रिसर्चेस के दौरान ब्लड के बारे में कुछ हैरानीजनक बातें पता लगी और शोधकर्ताओं ने बताया कि ये हमारे ब्रेन के बारे में कई चीज़ें हमें बता सकता है। आज हम उन्हीं कुछ चीज़ों में से 5 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपका ब्लड आपको बता सकता है। प्रीमेच्योर बेबीज़, दरअसल ये वो बच्चे होते हैं जो समय से 1 या 2 महीने पहले जन्म ले लेते हैं, और डॉक्टर्स ब्लड पैटर्न्स को देखकर यही समझने में लगे हैं कि बच्चा प्रीमेच्योर कैसे बॉर्न हो जाता है। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह है कि प्रीमेच्योर बर्थ नवजन्मे बच्चों की डेथ के साथ जुड़ा एक बहुत बड़ा कारण है। हर साल लगभग 1.5 करोड़ बच्चे 9 महीने से पहले जन्म लेते हैं। अब इन बच्चों को बचाने के लिए हमें इनकी जेस्टेशनल एज, यानी वो समय जब ये मादा भ्रूण में डेवलप हो रहे थे, उसका पता लगाना होगा। नॉर्मली ज़्यादातर बच्चों के लिए जेस्टेशनल एज 9 महीने की होती है, पर प्रीमेच्योर बेबीज़ की जेस्टेशनल एज थोड़ी कम होती है। अब इससे ये बच्चे हर केस में मरते तो नहीं, पर इन्हें कई और मेडिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और अगर डॉक्टर्स इस जेस्टेशनल एज का अंदाज़ा सही से लगाएं तो इन बच्चों को होने वाली मेडिकल प्रॉब्लम से निपटने में आसानी हो सकती है। अल्ट्रासाउंड जैसी टेक्नोलॉजी से हम इस जेस्टेशनल एज के बारे में थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, पर यह वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती जो हमें चाहिए। हाल ही में साइंटिस्ट ने एक नई टेक्निक का इजाद किया है जिसे सेल फ्री आरएनए ट्रांसक्रिप्ट या CFRNA कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अजन्मे बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पेरेंट्स के ब्लड से मिलती है। फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग जीन्स अलग अलग समय पर जनरेट होते रहते हैं, तो CFRNA के अनुसार डिफरेंट टिश्यूज से मिली इन्फॉर्मेशन के जरिए हमें प्रीमेच्योर बेबीज़ की जेस्टेशनल एज के बारे में और उसके साथ जुड़े कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता चल जाता है। 2018 की एक स्टडी के दौरान इस सेम प्रोसीजर को थोड़ा और डिटेल में परफॉर्म किया गया। रिसर्चर्स को वही रिजल्ट मिले जो उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे, जैसे प्लेसेंटा और लीवर से ज़्यादा CFRNA मिलना, यानी जेस्टेशनल एज की प्रेडिक्शन। और इन रिजल्ट्स को यूज़ करके उन्होंने एक पैटर्न बनाया ताकि प्रीमेच्योर बेबीज़ की बर्थ डेट का पता लगाया जा सके। तो ये मॉडल तो काफ़ी एक्यूरेट था जिससे जेस्टेशनल एज का पता लग सके, पर बाद में ये टेक्निक बेकार साबित हुई क्योंकि ये सिर्फ बच्चे के जन्म की तारीख हमें बता सकती है, बाकी कुछ नहीं। पर इसके अलावा इसी के साथ रिलेटेड चीज़ें मे भी हमें न्यूबॉर्न प्रीमेच्योर बेबी के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें फ्यूचर में बताने के लिए डेवलप हो जाएं। और इन्हीं कुछ चीज़ों की कमी की वजह से रिसर्च ग्रुप ने सोचा कि शायद यहीं पर कमी आ रही थी। कॉन्कशंस, दोस्तों कई बार लोगों के सिर में चोट लगने की वजह से वे छोटी छोटी चीज़ों को भूलना, बार बार चक्कर आना और कुछ इसी तरह के मेंटल डिसबैलेंस का शिकार हो जाते हैं। इसी चीज़ को कॉन्कशन कहा जाता है। पहले इसे डिटेक्ट करने के लिए कुछ और टेक्निक्स यूज़ होती थी, पर आजकल इसे डिटेक्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट और CT स्कैन के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है। डॉक्टर्स पहले पेशेंट्स का ब्लड टेस्ट करते हैं और 2 बायोमार्कर्स GFAP और UCHL1 को ढूंढ रहे होते हैं। ये 2 बायोमार्कर्स काम आसान बना देते हैं, तो इससे डॉक्टर्स को ये अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि इंजरी कितनी सीरियस है, तो फिर डॉक्टर इसी के हिसाब से उसका इलाज कर सकते हैं। इसके साथ गौर करने वाली बात यह है कि GFAP सिर्फ पेशेंट के ब्रेन में ही पाया जाता है, जो कि सिर के साथ जुड़ी बीमारियों का काफ़ी अहम बायोमार्कर है। पर अगर कोई अपना सिर दीवार के साथ टकराए और उसे कॉन्कशन के सिम्टम्स शो ना हो तो उसे कुछ और ही बीमारी हो सकती है। दोस्तों, कई बार हेड इंजरीज, रिपीटेड स्मॉल इंजरीज, यानी अगर थोड़े थोड़े समय बाद हेड इंजरी होती रहे उसके कारण भी हो सकती है, उससे भी कॉन्कशन या हेड ट्रॉमा से सफर करना पड़ सकता है। अब इससे आपको ये तो पता लग गया होगा कि हमारा ब्लड कितना यूजफुल है, जिससे हमें कई बीमारियों के बायोमार्कर्स को समझ सकते हैं। ब्लॉक्ड आर्टरीज, ये तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर साल लगभग सबसे ज़्यादा मौत दिल की बीमारी की वजह से होती है, और इन्हीं में से एक बीमारी जिसका नाम एथेरोस्क्लेरोसिस है वो भी मौत का एक बड़ा कारण है। दरअसल इस कंडीशन में पेशेंट्स की खून ट्रांसफर करने वाली पाइप्स यानी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। पर हैरान करने वाली बात यह है कि इस बीमारी के रिस्क वगैरह एक बार टेस्ट करने से पता नहीं लगते, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के लिए बहुत सारे बायोमार्कर्स होते हैं, तो ऐसे में इस बीमारी को प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पर अगर हम सिर्फ उन बायोमार्कर्स को कंसीडर करें जो आर्टरीज के साथ रिलेटेड होते हैं तो हम इस एथेरोस्क्लेरोसिस को डिटेक्ट करने में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसे डिटेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स इकोकार्डियोग्राम का यूज़ करते हैं। ह्यूमन ब्लड को उसके हार्ट पैटर्न के अनुसार पंप होने की क्रिया को इकोकार्डियोग्राम कहते हैं। 2019 में ड्यूक यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर के रिसर्चर्स ने इस चीज़ को प्रैक्टिस करने का सोचा, क्योंकि इससे उन्हें एक बेटर आइडिया मिल सकता था कि हार्ट का तब क्या होता है जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाए। वैसे तो उनका मेन उद्देश्य ब्लॉक आर्टरीज के बायोमार्कर्स की तरफ केंद्रित था। ऐसा करने से रिसर्चर्स को वो 60 केमिकल्स का भी पता लगाना था जो दिल से जुड़े थे, और केमिकल्स का जो ग्रुप इसके साथ रिलेटेड था उसका नाम था एसिल कार्निटिस।
तो ऐसा करने के लिए उन्होंने उन पेशेंट्स को चुना जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में थे, जिनके चेस्ट और शोल्डर्स में पेन थी। रिसर्चर्स ने उनका ब्लड सैंपल लिया और बाद में इकोकार्डियोग्राम, जिसकी बात अभी हमने पीछे की थी, वो किया, ताकि पता लग सके कि पेशेंट्स की आर्टरीज कितनी ब्लॉक्ड थी। तो रिजल्ट में 4 एसल कार्नेटिस और 1 अमीनो एसिड मिला। इससे फ्यूचर में एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी। तो रिसर्चर्स ने यही दावा किया कि एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रेडिक्ट करने का यह एक बढ़िया और पायदार तरीका है, पर यह अभी हमारे क्लिनिक्स में यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इस टेक्निक को विकसित हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। डिप्रेशन। दोस्तों, अब आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डिप्रेशन तो एक मेंटल कंडीशन है, लेकिन इसका पता हमें हमारे खून से कैसे लगता है। यह सचमुच एक हैरान करने वाली बात है कि हमारा खून इतना रहस्यमयी है। डिप्रेशन की कंडीशन कितनी गहरी है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अगर इसके कुछ बायोमार्कर डॉक्टर्स को मिल जाएं तो यह काम आसान हो सकता है और इससे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में भी सुधार आ सकता है। पर ऐसा करने के लिए हमें उस केमिकल की ज़रूरत है जो डिप्रेशन की कंडीशन के दौरान हमारे दिमाग में जनरेट होता है। रिसेंटली रिसर्चर्स ने पता लगाया कि एसिटल एल-कार्नेट या LSD नाम के केमिकल की कमी की वजह से डिप्रेशन की कंडीशन जनरेट होती है। दरअसल ये केमिकल ग्लूटामेट नाम के न्यूरोट्रांसमीटर से प्रोसेसिंग कर पाता है। पर डिप्रेशन के कंडीशन में इंसान उसी चीज़ पर फोकस कर रहा होता है जहाँ पर उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। इसी वजह से LSD केमिकल अपनी प्रोडक्शन थोड़ी कम कर देता है। जब डॉक्टर्स ने LSD केमिकल उन जानवरों की वेन्स में सप्लीमेंट करके देखा जिनकी बॉडी में LSD की कमी थी, तो वे ठीक तरह से बिहेव करने लगे। पर इसका यह मतलब नहीं था कि इंसानों में भी यही चीज़ ठीक तरह से वर्क करे। तो इसे प्रूव करने के लिए डॉक्टर्स ने 2018 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 2 अलग अलग मेडिकल सेंटर से 100 ऐसे पेशेंट्स को चुना जिनके ब्लड में LSD की कमी हो, यानी जो पेशेंट डिप्रेशन का शिकार थे। उन सब पेशेंट्स को चेक करने के बाद उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया और ये पाया गया कि वाकई इन पेशेंट्स में LSD लेवल की कमी थी। और इसका सोल्यूशन यह था कि बाहर से LSD को सप्लीमेंट्री फॉर्म में लिया जाए। पर दोस्तों, ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं था क्योंकि डिप्रेशन के और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। अगर हम उन सब फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मे भी हम उन्हें फ्यूचर में डिस्कस करें। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। इस बीमारी में लोग अल्कोहल को असीमित मात्रा में कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और ये एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। इसे नॉर्मली टेस्ट से डिटेक्ट करना काफ़ी ट्रिकी होता है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि शराब पीने वाले लोगों की भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कुछ लोग कम पीते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ बहुत ज़्यादा। पहले तो रिसर्चर्स इसके बारे में एक सर्वे करते हैं और सर्वे में वो लोगों से इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन पूछ लेने से बीमारी का पता नहीं लग सकता। पहले इस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए यूरिन टेस्ट भी लिया जाता था, पर इन सबसे कुछ फायदा न हुआ। रिसेंटली रिसर्चर्स को यह पता चला है कि AUD को डिटेक्ट करने के लिए इथेनॉल फोस्फाटाइडल एथेनॉल या पैथ नाम का मॉलिक्यूल हमारी कुछ हेल्प कर सकता है। ये मॉलिक्यूल ब्लड में तब एक्टिव होता है जब कोई इंसान शराब कंज्यूम करे। पर दोस्तों, थोड़े बहुत पैथ का मिलना ये शो नहीं करता कि वो इंसान को AUD है, क्योंकि एक बार अल्कोहल को कंज्यूम करने से पैथ लेवल रेज नहीं होता। दोस्तों, दरअसल अल्कोहल को कंज्यूम करने वाले अलग अलग टाइप के लोग होते हैं और फिर पैथ लेवल भी उसी सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रेज होता है। तो ऐसे में AUD को डिटेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। हम यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं कि जो जितनी ज़्यादा पिएगा उसका पैथ लेवल भी उसी हिसाब से रेज होगा। दोस्तों, इसके अलावा 2015 में एक स्टडी हुई जिसमें AUD को डायग्नोस करने की बात की गई और साथ ही साथ ऐसे सवाल भी पूछे गए कि शराब पीने के बाद आप कैसा फील करते हो। ऐसा करने के लिए उन्होंने जवान लोगों को चुना और 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। पहले में वो थे जो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, दूसरे में थोड़े मॉडरेट टाइप के थे और तीसरे में बहुत कम शराब पीने वाले लोग थे। जैसा सोचा गया था वैसा ही हुआ, यानी जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते थे उनके ब्लड में ज़्यादा पैथ मॉलिक्यूल्स थे और मॉडरेट ड्रिंकर्स में थोड़े कम और बहुत कम पीने वालों में नामात्र पैथ पाया गया। तो ये पैथ को एक बहुत ही सूक्ष्म और प्रैक्टिकल बायोमार्कर बना देता है। पर असल में हमारे पास इसे बायोमार्कर घोषित करने के लिए सिर्फ एक ही तर्क है कि जो जितना पिएगा उसके ब्लड में पैथ लेवल उसी हिसाब से रेज होगा। हमारे पास इसके अलावा दूसरी और कोई डिटेल नहीं है, पर फिर भी ये AUD से सफ़र करने वालों की कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो दोस्तों, अब मेरा आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी जानकारी को शेयर कीजिए और साथ ही साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, नहीं तो आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर जाओगे।